हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप मेरी तरह आप भी रीट लेवल 1 के डीवी का वेट कर रहे होंगे। एक्चुअल में जो कट ऑफ गई है, मैं मतलब ओबीसी से हूँ नॉन टीएसपी में, और कट ऑफ जो अपने 178 गई है उससे मेरे जस्ट 5 नंबर ही ज़्यादा है। 183 के पास में मार्क्स हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ चांस है उस वैकेंसी के अंदर। लेकिन फिर भी क्या है कि एक थोड़ी बहुत मन में होप रहती है कि काश हो जाए, अपन डीवी तो करवा के रखें। तो बस डीवी की तैयारी में लगे हुए थे, तो डीवी के जो पेपर्स है वो तैयार कर चुकी हूँ। और पर मुझे साइड में अपने मन में एक मुझे ये भी पता है कि भैया होने वाला तो कुछ है नहीं इसके अंदर। जैसे कि अब यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं अपन कि इसकी जो कट ऑफ है मतलब 187 188 बता रहे हैं सब लोग, तो कोई चांस नहीं है मेरा। चलो कोई नहीं, फिर भी अपन इतने निराश नहीं होते। मुझे पता है कुछ कमी मतलब मेरे अंदर रह गई थी तैयारी के अंदर। मैंने सिलेबस ही बस एक बार कंप्लीट किया था, तो इसलिए मैंने अब इस बार रिवीज़न अभी से स्टार्ट कर दिया फिर से, क्योंकि सिलेबस तो एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो बस मेरे को रिवीज़न करना है उसका बढ़िया से बढ़िया। इस बार मैंने क्या किया है कि ये अपने जो, क्योंकि आरपीएससी हो या फिर आरएसएस भी हो, तो ये क्या कर रही है, पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं 6 to 12 उसमें से क्वेश्चंस पुटअप कर रही है। तो बस मैंने वही किया है कि मैंने इन बुक्स की पीडीएफ निकाल कर क्या कर लिया, उनको हार्ड कॉपी बनवा ली है। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, 6 to 9 की है मेरे पास ये। 10th की मैंने बुक परचेज़ कर ली थी, और इसके अलावा 11th-12th की मैं अभी प्रिंट कर निकलवाऊँगी। तो ये सारी क्लासेस की है, यहीं से मैं क्या कर रही हूँ अपनी पीडीएफ से मतलब इनको ये है कि मैं ये मतलब कोर्स एक बार कर चुके हैं, तो आगे एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि अगर कुछ छूट गया हो तो वो यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो बस आज हम क्या करेंगे, यहीं से कुछ स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान अध्ययन। तो क्लास 9th का जो अपने फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9th की बात करें तो अपना फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति, ये क्लास 9th है। इसमें इसके अंदर देखो हमारे ये टॉपिक्स हैं। 1857 की क्रांति है, ये क्रांतिकारी जितने भी है राजस्थान के, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, जन जागृति, एकीकरण, शौर्य परंपरा, तो ये अपने जो टॉपिक्स है वो अपने रीड के अंदर है। तो मतलब इसको एक बार रीड करना बनता है ना, क्योंकि हमें पता है इसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है 1857 की जो क्रांति है, उसी का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, जो है मराठों का आगमन, कि मराठे जो है किस प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर एंटर करते हैं, क्या क्या उन्होंने किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। चलो, तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या है कि पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जो कि क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ और मैंने जो जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर चुकी हूँ, ताकि मैं जब वापस पढूँ तो उसको मेरे को पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, मेरे को जो मेन पॉइंट्स है बस वो पढ़ना पड़े, मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो आप भी बुक लेके आओ तो यही करना कि पहले एक बार पूरी बुक को रीड करना, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप इसका रिवीजन करें, क्योंकि क्या है कि अब ये टाइम है कि हम इसका जो नोट्स है वो बनाने को तो कोई भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपन इसके अंदर हाईलाइट कर रहे हैं तो भाई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी हमें पढ़ना होगा हम इन पॉइंट्स को बस पढ़ लो, बस जल्दी जल्दी तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर अपन टाइम से अभी टाइम सिलेबस रीड के लिए तैयारी करने लगते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि 2027 के अंदर वैकेंसी तो आएगी अच्छी वाली, तो तैयारी में लग जाना चाहिए ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम आज से और सिर्फ यही बात करेंगे कि जो मराठे हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर किस प्रकार प्रवेश करते हैं और उन्होंने क्या क्या किया था। तो मराठों का जो काल है हमारे राजस्थान में, वो लगभग, अब ध्यान रखना, 1711 से लेकर 1787, 1711 से 1787 तक मराठी क्या करते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें मई 1711, ये जो ईयर्स है उनको अच्छे से याद रख लेना। पेपर्स के अंदर लोग राज्य आजकल ईयर्स के क्वेश्चन कहते हैं कि नहीं डालेंगे, पर इनडायरेक्टली डाल ही देते हैं, वो तो आपने देख ही लिया होगा पेपर के अंदर।
तो मई 1711 के अंदर राजस्थान में जो मराठे हैं वो हमारे मेवाड़ के मंदसौर ज़िले के अंदर सबसे पहले एंटर करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, वो धन इकट्ठा करते हैं। फिर 1724 के अंदर राजस्थान के अंदर फिर से जो मराठे हैं उनका जो आक्रमण है वो और तेज़ी से होने लगता है 1724 में, ठीक है। फिर अप्रैल 1734 के अंदर क्या होता है कि जो बूंदी के जो वहाँ के जो महाराज थे, क्या शासक थे, क्या नाम था, बुद्ध सिंह। तो इन्होंने क्या किया कि मराठाओं को अपने यहाँ बुला लिया राजस्थान के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको अपने जो भाई थे, है ना, दलेल सिंह, जो कि दलेल सिंह क्या थे, दत्तक पुत्र थे, उनको गद्दी से हटाना था और उनकी जगह खुद को राज करना था। तो यहाँ पे अब देखोगे कि उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो मराठे हैं वो पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं 1734 में। 1734 अप्रैल के अंदर किसने बुलाया? बूंदी के बुद्ध सिंह थे, उन्होंने मराठों को बुलाया था। दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर खुद को बैठना था। फिर 1735 के अंदर मराठों ने मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद में आप देखोगे कि जो ये क्वेश्चन आता है और एक और आया हुआ भी है कि जो पेशवा बाजीराव है उन्होंने राजस्थान से किस किस प्रकार के कर वसूले थे। तो कौन से? चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलते थे। फिर 1732 के अंदर जो सवाई जय सिंह थे, है ना, ये कौन थे? मालवा के सूबेदार थे। तो उन्होंने थक कर 28 परगने मराठों को दे दिए थे। याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, 1732 में सवाई जय सिंह ने, जो कि मालवा के सूबेदार थे, उन्होंने 28 परगने मराठों को दे दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके बाद में जो मराठे हैं, आप देखोगे उनका जो आगमन है वो बढ़ता गया, जिससे क्या है कि वहाँ के जो शासक थे अलग अलग रियासतों के, वो परेशान हो चुके थे। तो उन सब ने क्या किया, फाइनली ये जो 17 जुलाई 1734 है, कब? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको तो आप इम्पोर्टेंट लगा ही लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है कि 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ था। कौन सा? हुड्डा। कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। कैसे याद रखोगे? सिंपल सा, अपने जितने भी जो संभाग हैं उनके अंदर सिर्फ जो नए संभाग है भरतपुर और अजमेर, इनको छोड़ दो एक बार। तो कौन से कितने संभाग बचे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग, 5 हो गए। अच्छा, अब अजमेर की बात करें तो अजमेर को हटाया तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया? किशनगढ़ ले लिया। और हमने एक उसको भरतपुर को हटाया है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? एक नागौर को याद कर लेते हैं। तो इतने जो रियासतें हैं इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि संधि पत्र हुआ था, उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। संधि में क्या था कि भैया इस संधि में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और ये भी था कि भैया जब भी कोई विपत्ति आएगी तो उसमें जो प्रत्येक शासक है वो एक दूसरे की मदद करेंगे मराठों के विरुद्ध। और वर्षा ऋतु में मराठों का ये जो रामपुर जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर इन सबको मराठों के विरुद्ध एकत्रित होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कारण थे कि ये जो संधि है वो सफल नहीं हो पाई। पहला कारण ये था कि यहाँ के आप देखोगे कि आप जो रियासत जो शासक थे ना, उनमें आपसी द्वेष था, वो आपस में ही झगड़ते रहते थे। नेतृत्व का बहुत अभाव था, स्वार्थी नीतियाँ थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस सम्मेलन से कोई बढ़िया परिणाम नहीं निकल पाया, है ना। फिर क्या हुआ कि जयसिंह ने क्या मध्यस्थता की कि भैया कैसे भी करके मराठों को और इनको अपन थोड़ा सा मना लेते हैं। तो मराठों और मुगलों के बीच में संधि करने की कोशिश की थी जयसिंह ने, लेकिन वो असफल हो पाया, ठीक है, सफल ही नहीं हो पाया। फिर 1738 के अंदर संधि हुई थी। कैसे? मुगल सम्राट की तरफ से निजाम गए थे और यहाँ पे उन्होंने दूरासराय की संधि की थी। याद रखना, दूरासराय की संधि में कौन गया था? निजाम गए थे। मुगलों की तरफ से मराठों से संधि हुई थी, मराठों को मालवा का सूबेदार बना दिया गया तथा 50 लाख रुपए दिए गए थे। उसके बाद में 1742 में मराठों ने, अब यहाँ पे पहले तो मेवाड़ और यहाँ तक थे, अब मारवाड़ में प्रवेश हो गए। यहाँ पे सोजत, रायपुर, जैतारण पे अपने परगनों पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ से चौथ वसूलने लग गए। फिर 1787 में अब राजपूतों ने क्या किया? तुंगा नामक स्थान था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मराठों को परास्त कर दिया। और यहाँ के इसके बाद में जो मराठों का जो मोटा जो हम कहेंगे ना कि ये प्रभाव है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो अंग्रेज़ थे वो आने लग गए थे, है ना। तो तुंगा नामक स्थान पे इनका जो युद्ध हुआ था
राजपूतों का किसके साथ, मराठों के साथ में। यहाँ पे मराठे हार चुके थे 1787 में। ये डेट याद रखना, 1711 से 1787। फिर 1791 में अब जो अंबाजी इंगले थे उन्होंने मेवाड़ के जो महाराणे थे उनको अपनी हेल्प भी दी थी। ठीक है, मेवाड़ में चुंडावतों का अधिकार हो गया 1795 में। ठीक है, इसके बाद में लगभग आप देखोगे कि 1793 से 1813 के बीच में जोधपुर की जो व्यवस्था थी वो मतलब एकदम सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक सामंतों के बीच में प्रतिस्पर्धा, उत्तराधिकारी संघर्ष और ये चल रहे थे। तो ये तो हम था हमारे मराठाओं का जो हस्तक्षेप था हमारी रियासतों के मध्य, उसके बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसके थोड़ा सा आगे। तो बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।